दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं। हमने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे एम्प्लॉय लगाए गए हैं उन एम्प्लॉयों को रिलीफ दिया कि उनको रेगुलाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लियरली कहा कि जो लोग एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे लगाए गए हैं, लोग जो कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों को रिलीफ मिला। वो कौन से लोग थे? अब इसमें बहुत सारे सवाल जम्मू कश्मीर के उन तमाम एम्प्लॉयों की तरफ से खड़े हो रहे हैं जो डेली वेजर्स, जो कंट्रैक्चुअल हैं, जो कंसोलिडेटेड कंट्रैक्चुअल्स हैं और जो 2010 के इनएक्टमेंट के बाद जितने एसआरओज बने या उससे पहले जितने एसआरओज थे, उन एसआरओज के तहत जो लगे। अब एसआरओ क्या है और कैबिनेट डिसीजन क्या है और स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई वो क्या है, कौन सी चीज़ इसमें कवर होती है और कौन सी नहीं होती। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि द बेनिफिट ऑफ द जजमेंट शैल एक्सटेंड टू द सिमिलर सिचुएटेड एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन an academic arrangement basis who satisfy the statutory requirement under the 2010 Act। 2010 एक्ट की इनैक्टमेंट एनसी सरकार ने 2010 अप्रैल में की। वो एक्ट भी हमारे हाथ में है। इस एक्ट को भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिर जो एसआरओज के तहत जो लोग एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर लगते थे उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको विस्तार से इस खबर को जानने के लिए, इस वीडियो को जानने के लिए इसको हर एक व्यक्ति तक, डेली वेजर्स हो, डेली रेटेड वर्कर्स हों या वॉलंटरी हों, एनवाईसी, रहबर खेल, रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर सेहत, रहबर जंगलात, जितने भी लोग हैं उन तक इसको ज़रूर पहुंचाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है इसके अंदर कौन कौन से लोग कवर होते हैं। अभी मैंने फ़ोन कॉल रिसीव की, मुझे कॉलेज के जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर आ रहा है उनकी कॉल रिसीव हुई। वो कहते हैं कि भाई ये हम पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ भी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि the respondent state is direct to consider the case of the applicant for the regularization in accordance with the section 5 of the 2010 Act without reference to nomenclature of their initial appointment within the period of 4 weeks। यानी 4 हफ्तों के अंदर उन लोगों को रेगुलाइज करना है जो लोग ये रिट पिटीशन लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो कौन से लोग थे? वो एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पे वो लोग थे जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी जीएमसी जम्मू ले लें आप, जम्मू जीएमसी कश्मीर ले लें, या किसी भी अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करते थे। वो फीमेल मल्टीपर्पज़ स्टाफ नर्स थी या नर्सें थी या एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे जो भी एम्प्लॉय लगा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। नंबर 1, जो इनैक्टमेंट 2010 में एनसी सरकार ने की, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्विस के लिए बनाया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज करार दिया। और दूसरी चीज़, उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज बताया कि जो एसआरओ 2009 में इनएक्ट हुआ और उस एसआरओ के तहत जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 384 एसआरओ के तहत जो लोग लगे उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। अब सवाल यहाँ पे आके खड़ा होता है कि जितने लोगों की अभी मैंने बात की, क्या ये लोग इस एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं? जो भी लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी एसआरओ के तहत कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। क्योंकि ये एक्ट बना, सर्विस रूल बने, और बने किन लोगों के लिए? कंट्रैक्चर, कंसोलिडेटेड और यानी जो टेम्परेरी बेस पे लगाए जाते हैं, जिनका स्टैट्यूटरी रूल नहीं है, कैबिनेट डिसीजन है। जैसे रहबर खेल की बात करें, वो एक कैबिनेट डिसीजन था, लेकिन टेम्परेरी एम्प्लॉय वो भी है। वैसे ही बात करें और बहुत सारी ऐसी स्कीमें लाई गई, रहबर ज़राअत, रहबर
इनको किसी एसआरओ के तहत, यानी एसआरओ जैसे एसआरओ 341 है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूलों के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या टेक्निकल एजुकेशन में जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज आते हैं, उनके अंदर एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे लगाए जाते हैं। नंबर 1 एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे लगे होने चाहिए। और नंबर 2 ये है कि जो 2010 की इनैक्टमेंट है, उस इनैक्टमेंट के तहत जो क्राइटेरिया फुलफिल करता था उसको भी रेगुलाइज होना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो जो इस इनैक्टमेंट के सेक्शन 5 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो भी रेगुलाइजेशन के लायबल है। उसके लिए इस जजमेंट का बेनिफिट होगा। अगर इस जजमेंट का बेनिफिट होगा तो कैसे होगा? क्योंकि ये जजमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की है तो बाइंडिंग है, अब वो हाई कोर्ट जाकर इसका रिलीफ ले सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट, ये स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 में एनसी गवर्नमेंट ने लाया। इस एक्ट के अंदर ये चीज़ थी, एक तो थी कि रिक्रूटमेंट हम कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन से लोग इसमें से एग्जेम्प्ट रहेंगे। सेक्शन 3 में ये चीज़ कहा कि जो लोग इससे एग्जेम्प्टेड रहेंगे, एग्जेम्प्टेड कौन से लोग रहेंगे ये हम आपको बताएंगे। ये जो कानून बनाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मोनोपोली चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि जो लोग 2001 के आर्डर के तहत लगे हुए थे, आर्डर नंबर 125 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2001 डेटेड 1/2/2021, कंट्रैक्ट बेस्ड इन द पर्सनल सेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री, अदर अथॉरिटी इंजॉइंग द स्टैट्यू ऑफ द मिनिस्ट्री। अब जो 2001 में सरकार थी वो कांग्रेस की थी, या जिसकी भी सरकार थी, उन्होंने जो स्टैट्यू बनाया, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट की 2001 में, वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं थे, क्योंकि एनसी सरकार 2010 में आई। उन्होंने कहा कि हम आज बना रहे हैं, इसके बाद जो लोग लगेंगे वो लाइबल होंगे। फिर आया पर्सन अपॉइंटेड ऑन अ टेन्योर पोस्ट, co-term with the life of the project schemes of state or central government, the same may be, and those appointed academic arrangement for the fixed term in any government department। नंबर 2, जो लोग फिक्स टर्म, यानी जो लोग 1 साल के लिए गवर्नमेंट जीडीसी गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर लगते थे, या इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बोलते नहीं थे उनको, कंट्रैक्चर जो भी लेक्चरर लगते थे, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं था। इसमें एक चीज़ और प्रोविज़न थी कि जो लोग क्लियर किसी वैकेंसी के अगेंस्ट लगते हैं, लेकिन कॉलेजों के अंदर जितने भी लेक्चरर लगते थे वो वैकेंसी के अगेंस्ट ही लगते, वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होती थी और वहाँ पे कंट्रैक्चुअल से वो फुल की जाती थी। और ये प्रोविज़न 3 जो कहता है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लगा हो वो रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकता है, लेकिन उसी का पार्ट भी ये कहता है कि अगर वो फिक्स टर्म के लिए लगा है तो वो रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है। यानी फिक्स टेन्योर के लिए लगा है, उसे एफिडेविट लिया है गवर्नमेंट ने, दूसरा ये प्रावधान डाल दिया, ये एनसी का कारकर्दगी है। उसके बाद आ गया नॉन गवर्नमेंट लेगेसी और ऑटोनमस बॉडी और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज सेक्टर्स or other local authorities which have their own rule and regulations government their functionings and, अब वो लोग जो किसी प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते, वो भी रेगुलाइजेशन के लाइबल नहीं थे इस एक्ट के हिसाब से। उसके बाद आगे पार्ट टाइम जो थे, या सीजनल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज हुअर वेजेस आर पेड फॉर आउट ऑफ द लोकल फंड कंटीजेंट ग्रांट्स। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, लोकल फंड से आप जितना कंट्रेक्चुअल स्टाफ कॉलेजों के अंदर लगाते हो, तो जब उनको आप पूछोगे कि इनकी सैलरीज क्यों नहीं दे रहे हो, जैसे गेस्ट फैकल्टीज़ का कंसेप्ट लाया, विजिटिंग फैकल्टीज़ का कंसेप्ट लाया, वो बोलते हैं हम इनको लोकल फंड से पैसा देंगे, इनकी सैलरीज लोकल फंड से देंगे। और ये खुद प्रोविजन बना के बैठे हैं कि जिन लोगों का, ये कंट्राडिक्टी कितना है, जिन लोगों की सैलरी लोकल फंड से मिलती है, पेड फ्रॉम आउट ऑफ द लोकल फंड,
जिन लोगों की लोकल फंड से बाहर से सैलरी मिलती है वो लोग भी लायबल नहीं है जी किसके, रेगुलाइजेशन के। ये तो आपने खुद ही बार लगा दी, यहाँ से कानून बना दिया, और इनकी सब सेक्शन 5 ये कहती है कि कौन कौन लोग रेगुलाइज होंगे, लेकिन वहीं पे बार लगा रखी है सब सेक्शन 3 की वजह से। और इन दोनों सेक्शनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज है। उसके बाद ये लोग रेगुलाइज नहीं हो सकते। सेक्शन जो इस एक्ट की सेक्शन 4 है, कोई भी पढ़ सकता है, ये वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है। फिर आ गया एक्सक्लूजन फॉर द प्रीव्यू ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज होगी वो उसको रिक्रूट करेगी। अब जैसे इन्होंने रिक्रूटिंग एजेंसीज कहाँ, इन्होंने कमेटीज बना दी, जैसे एकेडमिक अरेंजमेंट की कमेटी है, नोडल ऑफिसर उसका एक कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो उसके बाद अब हम आते हैं रेगुलाइजेशन ऑफ एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कंसोलिडेटेड अपॉइंटीज। अब इसमें एडहॉक पे किसको बोलोगे आप, एडहॉक बेस कौन से हैं, कंसोलिडेटेड कौन से हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स। यानी कंसोलिडेटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल्स, एडहॉक, और ये कंसेप्ट जो है अपॉइंटीज जो है वो रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दैट ही हैज़ बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट अ क्लियर वैकेंसीज। पहला प्रोविज़न जो इस प्रोविज़न का है वो किसी क्लियर वैकेंसीज के अगेंस्ट अगर अपॉइंट हुआ है तो वो रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकता है। ये सब सेक्शन 5 की है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि इसके अकॉर्डिंग जो सेटिस्फाई है वो कर सकता है। द कंटिन्यूज एज सच ऑन द अपॉइंटमेंट डे, अगर वो कंटिन्यूसली जॉब कर रहा है जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई तब से। अब क्या होता था, ये सरकार ने ऐसा प्रोविज़न इसलिए रखा था कि जिस व्यक्ति को ये सरकार लगाती थी उसके बाद जो सरकार का फेवरेट आदमी होता था उस फेवरेट आदमी को एक्सटेंशन मिलती थी जब किसी मंत्री का फ़ोन जाता था, और जो बेचारा जिसको एमसी सरकार में कोई नहीं जानता था उसको निकाल दिया जाता था। उसके बाद आया दैट द पर्पज़ द रिक्वेस्टीज क्वालिफाइंग एंड एलिजिबिलिटी for the post on the date of his initial appointment on ad hoc contractual consolidated basis। यानी उस व्यक्ति, जो व्यक्ति अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जो उस पोजीशन के लिए इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम पे अगर वो फुलफिल करता है, वो पीएचडी है तो वो प्रोफेसर बन सकता है। दैट नो डिसिप्लिनरी, ये मैंने पहले भी कहा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ होना चाहिए। दैट ही हैज़ कंप्लीट द सर्विस ईयर सर्विस एज सच द अपॉइंटेड डे। अब उसका जो अपॉइंटमेंट का डे है उससे लेकर जो टेनवर उसमें रखा गया होगा वो एसआरओ के तहत। अब 143 एसआरओ की बात करेंगे आप, जिसके तहत आप कॉलेजों के अंदर अपॉइंटमेंट करते हो, वहाँ फिक्स टेनवर, और फिक्स टेनवर को भी अब उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया सेक्शन 3 को भी, सेक्शन 5 को भी। इसका मतलब जो आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट थी, जो नॉमेनक्लेचर था, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ वो कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी इंजीनियर इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया है, वो सभी लोग लाइबल हैं रेगुलाइजेशन के लिए इस जजमेंट के बाद। लेकिन दूसरी कंडीशन आ गई जो एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे लगे हुए, और एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे लगे हुए किसी क्लियर वैकेंसी के अगेंस्ट अगर कोई भी व्यक्ति नियुक्त हुआ है वो बराबर लाइबल है क्लेम करने के लिए रेगुलाइजेशन का। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये 2010 का इनएक्टमेंट अब रद्दी टोकरी में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया, क्योंकि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। तो अब जितने भी लोग लगे हुए थे ये बार हट गई है जी। जो लोग अब बेचारे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करके रेडी फड़ी लगा रहे हैं वो लोग भी हाई कोर्ट जाकर क्लेम कर सकते हैं जो एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे रिक्रूट हुए। पहला जवाब उनके लिए। दूसरा जवाब अब वो कह रहे हैं कि लेकिन जो किसी क्लियर वैकेंसी के अगेंस्ट उस वक्त अपॉइंट हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो वो रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकते हैं। अब जिनका फिक्स टेन्योर है, जो पिछली बार लगाई है सेक्शन 3 के तहत, वो बार भी हट गई है, क्योंकि 2009 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इनको रेगुलाइज किया जाएगा। अगर इनको नहीं किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहता है फाइनल डायरेक्शन में, वो कहता है कि अगर आप पैरा 13 पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, LPA नंबर सो एंड सो 2018 में जो हुई थी, और 13
सबसेक्शन 1 में कहता है, इट इज़ डिक्लेयर दैट सेक्शन 3B ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 in supra as it is exclude employee appointment on any academic arrangement basis from consideration for regularization despite fulfillment of conditions under section 5 of the act is unconstitutional and violating the article 14 of the constitution. ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जो बार लगाई गई थी जम्मू कश्मीर के उन एम्प्लॉय कंट्रैक्चर एम्प्लॉयों के ऊपर, वो बार ख़त्म होती है इस जजमेंट के बाद। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत हाई कोर्ट अपना रिलीफ लेने जा सकते हो अगर गवर्नमेंट आपको कंसीडर नहीं करती है। अब बात करेंगे हम जितने भी रहबरे खेल, रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत या बाकी डेली वेजर्स जितने भी लोग हैं, अगर उनके लिए ये रिलीफ वो लेने जाएंगे, ये बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कई जजमेंटों में कहा है, जब डेली वेजेस का केस कर्नाटका हाई कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया, अच्छी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगे हैं या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उनको रेगुलाइजेशन होने का या क्लेम करने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो कोर्ट नहीं आ सकते। और आज भी ही जब ये जजमेंट पास हुई है, इस जजमेंट में भी उन्होंने क्लियर कहा है, और यहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने जब ये एक्ट पास किया है, इन्होंने भी कहा है जो क्लियर वैकेंसी के अगेंस्ट लगा हुआ है वही रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेजों के अंदर लगे हुए थे, वहाँ पे क्रिएटेड वैकेंसी के अगेंस्ट ही कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंट कर सकते थे। वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं रिलीफ लेने के लिए। ऑलरेडी जिन लोगों को रिलीफ मिला है, जिन्होंने 7-7 साल वहाँ पे दिए हैं और स्टे लिया ऑनरेबल हाई कोर्ट से, फिर उन्होंने कंटिन्यूसली आगे जॉब की, वो भी ही लाइबल हैं। और जो फिक्स टेन्योर वाले हैं, जैसे सबसेक्शन बी को इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन बी जो है वो है पर्सन अपॉइंटेड ऑन टेन्योर पोस्ट, जो टेन्योर पे यानी फिक्स पे, जैसे ये एफिडेविट 1 साल का ले लेते थे, अगर कोई भी व्यक्ति उस बेसिस पे कॉलेज के अंदर लगा हुआ है, वो भी ये क्लेम कर सकता है। अब मैंने कहा था कि बाकी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि जो कॉलेज के अंदर लगे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगे हैं, वो तो हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन में नहीं है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन में है या 10+2 लेक्चर आ रहे हैं, वो लोग जो कंट्रैक्चर लगे थे, उनका क्या होगा? अगर वो किसी एसआरओ स्टैट्यूटरी रूल के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर का जो स्टैट्यूटरी रूल है एसआरओ के तहत एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पे लगे हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर वो एकेडमिक अरेंजमेंट के बेस पे नहीं लगे, टर्म्स एकेडमिक अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टर्म्स एकेडमिक अरेंजमेंट उनका यूज़ किया गया है, फिर अगर वो कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड और ये हैं, उनके लिए तो क्लियरली है। लेकिन अब अगर बाकी लोगों की हम बात करें, वो जितने लोग बाकी किसी एसआरओ के तहत लगे हैं या बाकी एकेडमिक अरेंजमेंट के अलावा लगे हैं, किसी स्कीम के तहत लगे हैं, उन लोगों को ये इंटरप्रिटेशन करवाने के लिए या तो उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, या जब वो हाई कोर्ट में डालेंगे रिट पिटिशन, तो हाई कोर्ट जब इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करेगा, तो अगले बेंच को रेफ़र करेगा, तब जाके उनको भी रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि ये सर्विस रूल जो है वो एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रूल वालों के लिए ही था, टेम्परेरी पॉलिसी वालों के लिए वैसे ही हाई कोर्ट कहीं जजमेंटों में कह चुका है कि सिविल सर्विस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज टेम्परेरी एम्प्लॉइज, जैसे रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम या डेली वेजर्स हैं, उनके लिए सिविल सर्विस एक्ट एप्लीकेबल इसलिए नहीं है, उनके कोई सर्विस रूल नहीं है, कुछ भी फ्रेम्ड नहीं है, तो वो चीज़ें अभी तक बनी नहीं है। यहाँ तो कंट्रैक्ट फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लेक्चरार हैं, उन लेक्चरारों के अभी तक सर्विस रूल फ्रेम नहीं है अच्छे से। तो जितने भी क्वेश्चन आपके थे, उन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। अब अगर वो लोग और भी यहाँ पे आकर बात करना चाहेंगे कि भाई बाकियों लोगों के लिए ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ये मेरा या सुप्रीम कोर्ट में जो रूल लूपहोल रह गया है, या सुप्रीम कोर्ट ये इसको इंटरप्रेट अगर करना है तो करवाना है, गवर्नमेंट इसको आपको बार लगा देगी, या तो पहले गवर्नमेंट के पास जाना है, गवर्नमेंट का वर्जन जानना है, उसके बाद हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट अगर आपको
इसमें इंटरप्रेट करके कहता है कि ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये एप्लीकेबल है आपके लिए, हाई कोर्ट को ये रिलीफ देता है, स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन सर उससे पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अभी गवर्नमेंट है, और जो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट की है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ही अमेंड करना पड़ेगा। इसको अमेंड करने के बाद ही आप जो नई रिक्रूटमेंट्स हैं वो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।